आइए प्यारे बच्चों, तो एक बार देखो लास्ट क्लास में हमने जो स्पेशल पर्पस बुक करा था, ओवरव्यू याद रखो। टोटल कितनी बुक्स बनानी है हमको? 5, जिसमें कोई भी कैश वाली ट्रांजैक्शन या बैंक वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि कैश और बैंक वाली ट्रांजैक्शन तो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? कैश बुक में। तो इसमें एक बनती है परचेज बुक, जिसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करना है, वो हमने बना लिया था। एक बनती है सेल्स बुक, जिसमें क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। बाकी इसमें जर्नल भी करवा सकता है क्वेश्चन, और लेजर पोस्टिंग भी करा सकता है। तो आज हम थर्ड बुक सीखेंगे, तो आप थर्ड हेडिंग डाल देना। थर्ड हेडिंग का नाम है परचेज रिटर्न बुक। तो पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं एक, और फिर इस बुक का एक क्वेश्चन आपको करके सिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो ये बहुत आसान होती है, इसका नाम होता है परचेज रिटर्न बुक। चलो ठीक है, तो एक फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ साथ। तो सबसे पहला कॉलम होता है डेट, उसके बाद दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, उसके बाद तीसरा कॉलम आपको याद रखना है, तीसरे कॉलम को बोलते हैं डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर, ठीक है। डेबिट नोट आपको वाउचर्स चैप्टर में सिखाया था क्या होता है। अब अगर याद नहीं है तो भी टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस लिखना है ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए। चौथा कॉलम होता है एलएफ, पांचवा कॉलम होता है डिटेल्स, और आखिरी कॉलम होता है अमाउंट। बस, तो ये छोटा है आपका फॉर्मेट। तो इसमें फ्रेट, पैकिंग वो सब नहीं होता। तो बस डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नंबर, एलएफ और डिटेल्स और अमाउंट, ठीक है। बस, तो ये इसमें टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स होते हैं। तो लगभग आप 10 लाइनों का फॉर्मेट बना लो। बाकी इस बुक में रिकॉर्ड क्या करते हैं बताओ? जो भी गुड्स आपने परचेज करे थे क्रेडिट पर, अगर आप उन्हें क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे। तो गुड्स खरीदने के बाद अगर आप वापस कर दोगे तो फिर आपको इस बुक में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है। तो आओ इसका एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, फिर सीख कर लेंगे कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, देखो इसमें लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन परचेज रिटर्न बुक एंड के आगे पढ़ो, आगे अपने आप पढ़ो ताकि बाद में मुझे मत कहना कुछ। एंड पोस्ट देम इन लेजर बुक, ठीक है। तो पहले हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, फिर उसको पोस्ट भी कर देंगे बाद में। चलो, तो देखो लिखा है 10 जनवरी रिटर्न 2 वॉशिंग मशीन। आपने 2 वॉशिंग मशीन रिटर्न कर दिए। परचेज्ड फ्रॉम मेसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स at the list price of 7,000 per machine less trade discount 20%। चलो, तो देखो कैसे रिकॉर्ड करना है, वेरी इजी। सबसे पहले डेट में लिखो 10 जनवरी, फिर पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है आपको? मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसका नाम लिखना है, अपने क्रेडिटर का नाम लिखते हैं मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको अंडरलाइन कर लो। फिर उसके नीचे क्या लिखना है आपने? क्या रिटर्न करा? 2 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट कितने रुपए की? 7,000। बाकी डेबिट नोट नंबर कुछ नहीं दे रखा तो छोड़ दो, एलएफ में तो कुछ नहीं लिखना, छोड़ दो। तो 2 वॉशिंग मशीन 7,000 रुपए की, तो कितना हो गया? 14,000। तो डिटेल में लिख लो 14,000। और फिर क्या लिखा है आगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट? 20%। तो 20% निकालो।
2800। तो ये माइनस करके बताओ क्या बचेगा। 11200, 11,200। तो बाहर अमाउंट में भी सेम ही लिख लो 11,200। ठीक है, तो सबको पैटर्न समझ आ गया रिकॉर्ड करने का, सिंपल। चलो एक और डेमो करते हैं। मान लो आपको इसमें दिक्कत हुई तो एक और डेमो करते हैं। अब देखो लिखा है 24 जनवरी रिटर्न 6 पेन ड्राइव्स टू सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज्ड एट द रेट 1000 ईच। चलो तो बताओ कैसे करोगे रिकॉर्ड। डेट में लिखो 24 जनवरी। फिर बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे। सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसका नाम लिख लो। फिर उसको क्या वापस करा आपने, 6 पेन ड्राइव्स एट द रेट कितने रुपए, 1000। तो कितना हो गया, 6000। बाकी इसमें डिस्काउंट कुछ नहीं है, तो यही टोटल लिख लो नीचे, मतलब ऐसे कर लो 6000 और अमाउंट में भी इसको बाहर लिख लो 6000। तो ओके हो गया। बस तो 2 ही ट्रांजैक्शन थे इसमें, तो दोनों को जोड़ लो, फाइनल आंसर देख लो क्या आएगा अमाउंट का टोटल। तो बताओ कितना आ गया, 17,200। तो इस 17,200 को क्या लिखते हैं यहाँ, तो इसको लिखते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, और डेट आप महीने की एंड वाली डाल दो, क्योंकि जनरली ये हर मंथ हम बुक क्लोज कर देते हैं। तो 31 जनवरी की डेट डाल दो और इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। अब हो सकता है बच्चा कहे सर क्रेडिट क्यों लिख रहे हो, है ना, बच्चा तो भोला मासूम है आपकी तरह। बच्चा कह रहा है सर क्रेडिट क्यों लिख रहे हो। चलो तो परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री सुनाओ। मतलब इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से सुनाओ। वेरी गुड। तो लिखो बाकी चेपने वाले बच्चों, मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट 11,200, सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये तो आपने चैप्टर 8 में ही सीख लिया था ना, परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री, तो बस वही लिखनी है आपको। तो मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट, सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो पहले मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई भी डाउट हो आपके मन में तो पहले उसका निवारण करेंगे हम। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत तो नहीं। चलो अब लेजर की पोस्टिंग करनी है। क्वेश्चन ने कहा था तो कितने अकाउंट बनाओगे आप, 3। तो बनाते हैं 3 अकाउंट, आ जाओ। तो अब लेजर पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो एक तो बना लेते हैं मनोहर एंटरप्राइज अकाउंट। ठीक है, बस 3-3 लाइन के बनाने हैं छोटे से। इसमें सिर्फ हमें पोस्टिंग दिखानी होती है। डेट का कॉलम फिलहाल LF का कॉलम आप खाली छोड़ दो, उससे भी हमें मतलब नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो एक बना लो मनोहर एंटरप्राइज अकाउंट, एक बना लो सोनी का, है ना, एक बना लो मनोहर, एक बना लो सोनी का,
हाँ, एग्ज़ाम में भी ऐसे ही बनेंगे। मतलब आप एग्ज़ाम में क्या इससे और अच्छा बनाना चाहते हो? हाँ, एग्ज़ाम में आप और अच्छा भी बना सकते हो, मतलब डेट का भी बना लो कॉलम। तो एग्ज़ाम में तो आप वैसे ही बनाओ जैसे स्कूल की टीचर कहती है। और तीसरा बना लो परचेज रिटर्न अकाउंट। हाँ, इसमें हम कास्टिंग और बैलेंसिंग नहीं करते क्योंकि हमें सिर्फ ना बस शो करना है। तो ये लेजर पोस्टिंग सिर्फ ना शो करनी है, हमें खाली पोस्टिंग शो करनी होती है। तो क्वेश्चन इसलिए कहता है लेजर पोस्टिंग करो, कास्टिंग बैलेंसिंग नहीं करवाता। चलो, तो जो भी बच्चा अपने आप को होशियार समझता है वो पहले मनोहर एंटरप्राइज अकाउंट में लेजर पोस्टिंग बताओ क्या लिखेंगे हम। बताओ। मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स डेबिट 11200 है ना, तो कैसे करोगे पोस्ट? डेबिट साइड क्या लिखोगे? ठीक है, तो अब आपने इतनी ज़िद करी तो मैं डेट भी लिख ही देता हूँ। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 11200। ठीक है, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग में किसी को डाउट तो नहीं है? चलो, अब सोनी का एंटरप्राइज अकाउंट में या सोनी का इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट में बताओ। तो उसमें भी क्या कर दोगे? डेबिट साइड लिख लोगे क्या? टू परचेज रिटर्न अकाउंट 24 जनवरी डेट लिख लेता हूँ आपके लिए। टू परचेज रिटर्न अकाउंट 6000। और परचेज रिटर्न अकाउंट में बताओ क्या लिखोगे? बाय मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स और बाय सोनी का इलेक्ट्रॉनिक्स। बस यही नहीं लिखना, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 17,200। तो हमें कभी भी ना अलग अलग क्रेडिटर डेटर्स के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम सबको मिलाकर क्या लिख लेते हैं एक साथ? सन्ड्रीज़। तो सन्ड्रीज़ का मतलब है मनोहर भी है इसके अंदर, सोनी का भी है, और अगर 50 लोग और भी होते तो सब इसके अंदर ही आ जाते। तो क्लियर हो गया? अच्छा, अब डालो हेडिंग चौथी बुक, सेल्स रिटर्न बुक। क्या है? बाय सन्ड्रीज लिख लिया। चलो, तो अब सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक का भी फॉर्मेट बहुत ही इजी, सबसे आसान फॉर्मेट बना लो। 10 लाइन का एक फॉर्मेट। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम बस रट के जाना अपने घर से। क्या है तीसरा कॉलम बताओ? वेरी गुड, क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट क्या होता है हमने वाउचर्स चैप्टर में सीखा था, तो अगर याद नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, काम कुछ नहीं है। फिर चौथा कॉलम LF, ये भी बेकार। पांचवा कॉलम डिटेल्स और छठा कॉलम अमाउंट। चलो बस, ठीक है। हाँ, मैंने वाउचर्स पढ़ाया था। वाउचर तो पढ़ा था ना हमने, एक छोटा सा एक ही दिन में हो गया था वाउचर तो। चलो, बन गया फॉर्मेट। चलो, तो सेल्स रिटर्न बुक में भी आपको क्या करना है? वेरी इजी। देखो क्वेश्चन कह रहा है रिकॉर्ड
द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अभय कंपनी कोलकाता इन रिटर्न इनवर्ड बुक। तो रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब सेल्स रिटर्न ही होता है। एंड पोस्ट दीज ट्रांजेक्शन्स इन कहाँ, लेजर अकाउंट। चलो तो सबसे पहले देखो लिखा है 1 जनवरी रमेश कंपनी गुवाहाटी रिटर्न्ड 500 पेन सोल्ड एट द रेट 50 पर यूनिट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। चलो तो आप बताओ कैसे लिखेंगे, अब तो आप होशियार हो गए। पहले तो डेट लिखो 1 जनवरी, फिर उसके बाद कंपनी का नाम लिख लो, क्या नाम है, रमेश एंड को। फिर नीचे क्या लिखोगे, 500 पेन्स एट द रेट 50। बाकी क्रेडिट नोट नंबर दे नहीं रखा तो छोड़ दो, LF दे तो कुछ लिखते नहीं है, छोड़ दो। पहले इसका डिटेल तो बताओ। 25,000, ठीक है। फिर इसके नीचे लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%। तो बताओ 10% कितना हो गया जी, 2500। ओके, तो बस कितना आ गया आंसर, 22500। तो अमाउंट में भी बाहर यही लिख लो 22500, ठीक है। बाकी सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री कौन सुनाएगा ये देख के, किसको याद है सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री? वेरी गुड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो करना नहीं है, बस ऐसे ही ओरली पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 25 जनवरी नरेश एंड कंपनी रिटर्न 300 पेन सोल्ड एट ₹55। चलो तो लिखो 25 जनवरी, क्या लिखोगे बताओ, नरेश एंड को। हाँ करना है, बच्चा आप थोड़ी देर में ये भी पूछ सकता है सर सांस नहीं लेनी, तो वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा। तो बताओ क्या नाम है इसका, नरेश एंड को, ठीक है। अब इसके नीचे बताओ क्या लिखोगे, 300 पेन्स एट द रेट 55। तो करो 16,500। बस इसमें तो डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो यही टोटल भी लिख लो 16,500, बाहर भी यही लिख लो 16,500। तो इसकी भी जर्नल एंट्री सुनाओ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश, ठीक है। बस ख़त्म हो गया। अब दोनों को जोड़ लो, क्या आ रहा है, 39,000। ओके, तो टोटल आ गया 39,000। वेरी गुड। तो ये तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही लिखवाऊंगा नीली पट्टी में? तो नीली पट्टी में आपको लिखना है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो क्लियर हो गया सबको, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट क्यों लिखा आपने? क्योंकि आपकी जर्नल एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। चलो अब जर्नल एंट्री करो। तो अथर्व सुनाओ जर्नल एंट्री। चलो कोई बच्चा नहीं बोलेगा, अथर्व को बोलने देना है भाइयों। पूरा अमाउंट के साथ बोलते रहना, ताकि मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 39,000 बोलो टू सनराइज नहीं, टू रमेश कितने रुपए, 22,500। और टू नरेश कितने रुपए, 16,500। ठीक है, तो हर जगह सनराइज नहीं लगाना,
ठीक है। तो सनराइज वहीं लिखना है जहाँ सर ने लिखवाया है, लेजर पोस्टिंग में। हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन मुझे तो सनराइज ही सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो सनराइज आपको सिर्फ कहाँ लिखना है, लेजर पोस्टिंग में। हर जगह ये नहीं कि सनराइज सनराइज एक नया शब्द सीख लिया तो बच्चा सोच रहा है मैं हर जगह बस सनराइज सनराइज ही लगाता रहूँगा। चलो अब लेजर में बताओ कितने अकाउंट बनाओगे? 3। ठीक है, तो बनाओ। तो एक तो बनाओ कौन सा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। फिर दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, रमेश। उसके बाद तीसरा कौन सा, नरेश। चलो ठीक है, तो अब बना लो पहले आप अकाउंट। तो बस हमको पोस्टिंग दिखानी है, ठीक है, नो कास्टिंग नो बैलेंसिंग। चलो तो आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, जो आप कहोगे वही करूंगा पोस्टिंग। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में तो वेरी गुड आ जाएगा 2 सनराइज अकाउंट। हाँ पूरी इंग्लिश लिखना है, 2 सनराइज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 39,000। ठीक है सर, यहाँ लिखते हैं सनराइज। ओके, फिर रमेश में बताओ 1 जनवरी परचेज रिटर्न, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, जगह नहीं थी। और SR बुक मतलब कौन सी, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो रमेश में लिख लो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 22,500। फिर नरेश में क्या लिखोगे, नरेश में ठीक है 25 जनवरी बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 16,500। बस। तो बेसिकली आप अब किसी भी तरह की बुक जो है बना सकते हो और उसकी जर्नल भी कर सकते हो और उसमें लेजर की पोस्टिंग भी कर सकते हो। तो पहले आप देखो आराम से, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, कोई भी डाउट पूछना हो तो पूछ लो। चलो अब नए पेज पे, फ्रेश पेज पे लिखो 5वीं बुक जो है हमारी आखिरी बुक, जर्नल प्रॉपर। तो उसके बारे में हमें कुछ बातें लिखनी है पहले और फिर देखेंगे। तो उसका खाली कॉन्सेप्ट आज लिख लेते हैं एटलीस्ट, ताकि कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन तो हो जाए। ठीक है, तो आप डालो हेडिंग जर्नल प्रॉपर। तो बस इस चैप्टर की ये आखिरी बुक होती है बेसिकली। तो लिखो फर्स्ट एरो डाल के, इन दिस बुक कॉमा all the transactions are recorded, all the transactions are recorded which are not recorded in। इस बुक में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है आपको जो कहाँ रिकॉर्ड ना हुई हों। तो वो अदर बुक का नाम सुनाओ 1 बाय 1, कौन कौन सी। एक तो कैश बुक में भी रिकॉर्ड ना हुई हो, कॉमा परचेज बुक में भी रिकॉर्ड ना हुई हो, कॉमा सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड ना हुई हो, कॉमा परचेज रिटर्न बुक में भी रिकॉर्ड ना हुई हो, एंड सेल्स रिटर्न बुक में भी रिकॉर्ड ना हुई हो।
तो यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन इन 5 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाई अगर, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चा पूछता है सर इसमें फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो वो भी लिखते हैं सेकेंड एरो डाल के कि यूजुअली फॉलोइंग आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। यूजुअली फॉलोइंग आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। तो इस बुक में जनरली हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, तो डैश डाल के आप लिखो ए। सबसे पहले तो ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री आपने पता है कौन से चैप्टर में पढ़ा था, बताओ किसको याद है ओपनिंग एंट्री? जर्नल चैप्टर में, राइट। जर्नल चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आया था छोटा सा ओपनिंग एंट्री का, जिसमें आप 1 अप्रैल वाले दिन जर्नल एंट्री करते हो, है ना। बी दूसरा क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज डैश डाल के आप लिख सकते हो डिटेल इन फाइनल अकाउंट्स चैप्टर। हमारा एक चैप्टर 19 आएगा बाद में, बहुत बाद में, उसमें इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे क्लोजिंग एंट्रीज की, वो भी इसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा सी एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज, इसकी भी डिटेल हम फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में, वो भी इसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी आपको फिलहाल समझ नहीं आएंगे कि ये क्या है, लेकिन लिखने के लिए लिख रहे हैं कि ये सब चीज़ें इस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। और बाकी डी करके लिख लो एनी अदर ट्रांजैक्शन, और भी कोई ट्रांजैक्शन आ सकती है। तो इस बुक में मतलब बेसिकली आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बस सिंपल बात ये है कि इस बुक में आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज अगर आपको याद हो तो ये वैसे हमने उस चैप्टर में भी तो पढ़ी थी। अरे हाँ, डिटेल छोड़ो, एडजस्टमेंट एंट्रीज कहाँ पढ़ी थी? जर्नल में, याद है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सिखाया था, नहीं याद सर? डेप्रीसिएशन, नहीं याद सर? तो एडजस्टमेंट एंट्रीज अगर आपको नहीं याद तो लिख लो रेफर जर्नल चैप्टर, उसमें वैसे हमने ये ऑलरेडी लिख रखा है। चलो, तो अब जो है मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ, क्योंकि आपके बुक में दे रखा है, गलती आपकी नहीं है। क्लोजिंग एंट्रीज जो हैं ये आपको इस चैप्टर में भी क्वेश्चन में दे रखा है बुक में। तो क्लोजिंग एंट्रीज में आपको लिखवा देता हूँ क्या होती है ना। बाकी ओपनिंग एंट्री हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो हमें लिखनी है अभी, तो आप नीचे एक हेडिंग डाल दो क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है ना। तो क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो आप अभी लिख लो, और इस पे मैं आर का सिंबल बना देता हूँ, मतलब फ़िलहाल के लिए रट लेना, क्योंकि इसकी डिटेल हमें समझनी है चैप्टर 19 में। तो अब मैं चैप्टर 19 तो पढ़ाऊँगा नहीं बैठ के अभी पूरा, तो इसीलिए फ़िलहाल के लिए आप रट लेना। लेकिन चलो ऐसी तुक्का मारना है आपको, क्लोजिंग एंट्री का क्या मतलब है, इसको क्लोजिंग एंट्री क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तो देखो वो मैडम ने बिल्कुल सही लॉजिक दिया। ओपनिंग एंट्री क्या थी? जो आप 1 अप्रैल को रिकॉर्ड करते हो। तो क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है, लिख लो चाहे ब्रैकेट में, इसको आप ईयर के एंड पे रिकॉर्ड करते हो, यानी कि रिकॉर्डेड ऑन 31 मार्च, इसलिए इसको क्लोजिंग बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है। ओपनिंग एंट्री मतलब 1 अप्रैल, क्लोजिंग एंट्री मतलब 31 मार्च। चलो ठीक है, तो मैं कुछ लिखवाता हूँ, तो लिखो नंबर 1, फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक, कॉमा परचेजेस,
कॉमा सेल्स रिटर्न, कॉमा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल वेजेस, कॉमा कैरेज एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हेडिंग है हमारी। फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार चीज़ों को रिकॉर्ड करने की एक जर्नल एंट्री। ठीक है, चार आइटम्स हैं। एक बार अपने मुंह से बोल दो चारों आइटम। पहला कौन सा है? ओपनिंग स्टॉक। दूसरा कौन सा है? परचेजेस। तीसरा कौन सा है? सेल्स रिटर्न। और चौथा कौन सा है? डायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड। तो इसको रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री लिख लो, वेरी इजी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। अब ये मत पूछना ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, अभी बस रट लेना। टू परचेज अकाउंट, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट और लास्ट आप बताओ टू डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो बस ये एंट्री आपको रटनी है फिलहाल। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट और टू डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद नंबर 2, फॉर रिकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक, कॉमा सेल्स, कॉमा परचेज रिटर्न। ठीक है, 3 आइटम्स हैं। फॉर रिकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक, कॉमा सेल्स, कॉमा परचेज रिटर्न। तो बोलो अपने मुंह से एक बार आइटम क्या क्या है। क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा बोलो ना, बाकी बच्चे कौन सा मुंह में दही जमा के बैठ गए। पहला आइटम बोलो अपने मुंह से, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो अब दिमाग लगाना, ऊपर वाली एंट्री को उल्टा कर दो। तो वेरी गुड। तो देखो एक बच्चा, तो क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, एक जीत और एक पराग गुप्ता। तो देखो उसने बिल्कुल सही पकड़ लिया आंसर। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो अभी के लिए बस रट लेना ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, वो बाद में देखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद नंबर 3, रुक तो सकते नहीं ना मैडम, रुक गए तो सांसें थम जाएंगी। तो फॉर रिकॉर्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। चलो ठीक है, तुम धीरे धीरे जब तक लिख रहे हो तब तक मैं डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। तब तक मैं बच्चों से 3 बार बुलवा लेता हूँ ना। तो फॉर रिकॉर्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, तो बोलो बच्चों अपने मुंह से क्या क्या है टर्म्स। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। तो दोनों में से कोई एक ही होता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है?
नहीं, यहाँ पे कैसे पता चलेगा वो सिखाना है मुझे प्यारे बच्चों को। तो मान लो जो पहली वाली जर्नल एंट्री है उसमें ऐसी कुछ मनगढ़ंत अमाउंट लिख रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट है, मान लो 12,000, कितना है 12,000, ठीक है, ऐसी मान लो एग्जाम्पल। और जो सेकंड वाली एंट्री है उसमें मान लो ट्रेडिंग अकाउंट है 10,000, कितना है 10,000। तो अगर आपका पहली वाली एंट्री का अमाउंट ज़्यादा होगा और दूसरी वाली एंट्री का अमाउंट कम होगा तो आंसर जो बचता है वो क्या होता है, ग्रॉस लॉस। पहली एंट्री का अमाउंट क्या था 12,000, दूसरी एंट्री का अमाउंट क्या था 10,000। तो अगर पहली एंट्री का अमाउंट ज़्यादा होगा दूसरी एंट्री से तो आंसर क्या बचता है, ग्रॉस लॉस। पहले इतना समझ आया, क्लियर है, बोलो ना हाँ। चलो फिगर चेंज कर रहा हूँ फिर बताना। अगर पहली एंट्री का अमाउंट होता 8,000 और दूसरी एंट्री का अमाउंट होता 10,000 तो अगर पहली एंट्री का अमाउंट होता 8,000 और दूसरी एंट्री का अमाउंट होता 10,000 तो अगर पहली एंट्री का अमाउंट कम होता है दूसरी एंट्री से तो आंसर क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो समझ गए कैसे पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये लिख लो छोटा सा बादल। तो याद रखना, देखो जी 1 अगर छोटा है 2 से तो ग्रॉस प्रॉफिट, 1 अगर बड़ा है 2 से तो ग्रॉस लॉस। चलो तो जर्नल एंट्री लिखते हैं। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट की लिखवा देता हूँ, फिर ग्रॉस लॉस की लिखवा दूंगा। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट की लिख लो। ग्रॉस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट की फुल फॉर्म सुनाओ। सही, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री है। अब ग्रॉस लॉस की आपको अपने आप बतानी है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। चलो बहुत बढ़िया जी, ठीक है। तो ये भी रट लेना बस, सिंपल। उसके बाद नंबर 4, फॉर रिकॉर्डिंग indirect expenses, for recording indirect expenses, indirect expenses के ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल सैलरी, कॉमा रेंट, कॉमा कैरेज आउटवर्ड एटसेट्रा। कैरेज आउटवर्ड सिखाया था चैप्टर 6 में, बताओ किसको याद है? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में सिखाया था। तो कौन है बच्चा होशियार जो बता सकता है कैरेज आउटवर्ड किस चिड़िया का नाम है? वेरी वेरी गुड। कैरेज मतलब होता है कि एक्सपेंस जो आप पे करते हो जब सामान आप बेच रहे होते हो, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लो, वेरी इजी जर्नल एंट्री है, लिख लो P&L अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद नंबर 5, for recording all the incomes, for recording all the incomes,
तो इनकम्स तो खैर आपको पता ही है, कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल 1 करोड़ बस। तो सीबीएसई को एक बार चिट्ठी लिखना कि प्लीज़ 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 हमारा सिलेबस कम कर दो प्लीज़। हाँ, तो वो तो अब आपके ऊपर है। देखो वो तो मुझे तो वही पढ़ाना है ना जो है सिलेबस में, बाकी सीबीएसई को चिट्ठी लिखना सब मिलके। तो इनकम का एग्जांपल बताओ। डिस्काउंट रिसीव्ड, चलो एक मैंने बताया, एक आप बताओ। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके वेरी गुड। और कमीशन रिसीव्ड, वेरी गुड। तो मतलब आपको समझ आ गया ना, एटसेट्रा। चलो तो इसकी भी जर्नल एंट्री आप ही बताओ, ऊपर वाले का उल्टा कर दो। क्या क्या मतलब इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। हाँ, वो तो आप नाम चेंज कर दोगे ना। अगर मान लो होगा डिस्काउंट रिसीव्ड तो क्या कर दोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगर होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट तो क्या कर दोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अगर मान लो होगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट तो क्या कर दोगे, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, है ना। वो तो आप तो होशियार हो। उसके बाद नंबर 6 लास्ट पॉइंट इशिता, ठीक है। फॉर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, फॉर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे पता चलेगा जी? हाँ, तो इनकम और एक्सपेंस को देख के पता लग जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है पौलोमी, बिल्कुल सही कह रही है। तो आप एक तरफ एक्सपेंस देखोगे, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको सिखा दूंगा, और फिर हम इनकम देखेंगे, तो उससे हमको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ना। तो वो क्वेश्चन में आप सीख जाओगे, डोंट वरी। लेकिन इसकी जर्नल एंट्री लिख लो। तो नेट प्रॉफिट होता है तो क्या, और नेट लॉस होता है तो क्या। तो पहले नेट प्रॉफिट की लिख लो। नेट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री लिख लो आप, है P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और नेट लॉस की बताओ आप। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। सही, तो बस उल्टा करना है आपको। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। चलो तो क्लियर हो गया। मतलब क्लियर तो करेंगे क्वेश्चन में, लेकिन बस हाँ ये 6 पॉइंट होते हैं। तो फिलहाल आपके लिए बस थोड़ा मेहनत ये है कि ये 6 पॉइंट्स आपको ना रटने पड़ेंगे, जिनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं वैसे तो। चलो तो मैं कुछ ओरल गेम खेलूँगा पहले थोड़ा सा, ताकि मैं भी संतुष्ट हो जाऊँ और आप भी थोड़े से संतुष्ट हो जाओ। तो मैं कोई ट्रांजैक्शन लिखूँगा, फिर आपको ट्रांजैक्शन देख के बताना है कि ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो बताओ, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। उसके बाद बताओ, मशीन सोल्ड फॉर कैश, कैश बुक। उसके बाद बताओ, गुड्स सोल्ड टू गोपाल, सेल्स बुक, वेरी गुड। उसके बाद बताओ, गुड्स रिटर्न्ड बाय गोपाल, सेल्स रिटर्न बुक। उसके बाद बताओ, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोनू बाय चेक,
कैश बुक, परचेज बुक। ध्रुव भाई क्यों कैश बुक क्यों? क्यों? क्योंकि बैंक से आपने पेमेंट करी है। गुड्स रिटर्न टू सोनू। परचेज रिटर्न बुक। चलो तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपका आंसर गलत है तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको? दुख तो नहीं पहुंचेगा? सेल्स रिटर्न बुक। तो आप सेल्स रिटर्न बुक वाले बच्चों को तो गाल पे 4 थप्पड़ लगाने हैं अपने खींच खींच के, ठीक है? या तुम क्लास के बाद तुम लगा देना, ठीक है? सोनू से अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर सोनू से क्या करा है? गुड्स खरीदे, तो जब उसको वापस करोगे तो क्या सेल रिटर्न होगी? ये तो बिल्कुल, ये तो सरासर गलत है। ये तो बोलने से पहले ही आपको मतलब 4 बार कुएं में कूदना है। हाँ बताओ कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में। वही तो बोला था, तो वही तो कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि ये गलत है तो तब बुरा तो नहीं लगेगा आपको? लगाना बुरा, हाँ। तो अब ऊपर पढ़ो, सोनू से आपने गुड्स कैसे खरीदे? क्रेडिट पर, चेक से, है ना? हाँ, तो जब तक क्रेडिट वाले गुड्स ना हो तब तक आप इसमें नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है गुड्स रिटर्न तभी रिकॉर्ड होते हैं जब वो क्रेडिट पर होते हैं। तो सोनू से आपने क्रेडिट पे नहीं खरीदा तो ये तो नॉर्मल कैश बुक में ही रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी आपने सोनू से जब खरीदा तो कैश बुक में ही रिकॉर्ड करा, है ना? ये कैश बुक में थोड़ी रिकॉर्ड होगा। नहीं हो जाएगा भाई। गुड्स खरीदे तो एंट्री क्या करी होगी? परचेज डेबिट टू बैंक, तो रिटर्न की एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो क्वेश्चन चालू होते हैं बहुत। चलो अगला बताओ। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम सोहन। कैश बुक। क्या इसमें कैश इन्वॉल्व है? कैश कहाँ इन्वॉल्व है? वो लेकिन एसेट खरीद रहे हैं, नहीं तो कैश कहाँ इन्वॉल्व है? क्रेडिट से हो जाएगी, वो भी कैश बुक में। अच्छा सॉरी, बैंक में। अच्छा, तो अगर क्रेडिट है तो बैंक कॉलम में आ जाएगा, ऐसे कहाँ है? उधार पे खरीदा आपने तो सोहन से खरीदा है ना, परचेज फ्रॉम सोहन, तो ये तो उधार पर क्रेडिट पर खरीदा है, तो कैश बुक में तो नहीं आएगा, ना बैंक में आएगा ना कैश में आएगा। परचेज बुक में, वेरी गुड, वेरी गुड। अब फर्नीचर खरीदा, ये गुड्स तो है ही नहीं, तो परचेज बुक तो नहीं आता, क्योंकि परचेज बुक में तो आप क्या रिकॉर्ड करते हो? गुड्स। पर नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अरे तो जो कहीं ना आ पाए उसके लिए क्या? जर्नल प्रॉपर। जो कहीं ना रिकॉर्ड हो सके उसके लिए क्या? जर्नल प्रॉपर, है ना? तो ये डेमो इसीलिए दिया था ताकि आपको पता रहे कि भाई अलग अलग ट्रांजैक्शनों को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करनी है। चलो बट क्लियर हो गया खेल इतना?